स्वागत है आप सबका नॉलीफाइड पे। करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस की आज की सीरीज में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप, भारत चीन संबंध। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत और चीन का जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध कम और भारत के लिए समस्या ज़्यादा है। तो ये जो समस्या है भारत के लिए देखा जाए तो मूल रूप से जो ये समस्या है, इस समस्या की जड़ क्या है, इस समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कारण है इस समस्या के और क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम आज इतनी डीप इसके ऊपर मंथन करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर, इस पूरे के पूरे डिस्कशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक समस्या का ओवरव्यू बता देता हूं कि ये समस्या है क्या, फिर हम उसके अंदर घुसेंगे कि ये समस्या की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ये दोस्तों इंडियन कश्मीर है। कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर, हमारा धरती का स्वर्ग कश्मीर, जिसके के ऊपर आधे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। और ये जो कश्मीर का पार्ट है जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, कुछ लोग अक्साई चाइना भी कहते हैं, इसके ऊपर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अक्साई चीन है, ये दोस्तों वो टेरिटरी है जिसके ऊपर चीन ने कब्जा किया हुआ है और भारत ये क्लेम करता है कि ये भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन। ठीक है, अब इधर आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में, ये अरुणाचल प्रदेश है, हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, इसके ऊपर भारत का अधिकार है, यहां पर भारत शासन करता है। लेकिन चाइना ये क्लेम करता है कि ये उनका पार्ट है। चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये चीन है। ठीक है, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं दोनों एरियाज की है, एक इस अक्साई चीन की और एक अरुणाचल प्रदेश की। अक्साई चीन पे चीन का कब्जा है, भारत कहता है कि ये भारत का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश पे भारत शासन करता है और चीन कहता है कि ये जो है हमारा पार्ट है, यानी कि चीन का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हुई मेन समस्या। अच्छा, इसी में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो पीओके है, पीओके जिसके ऊपर की पाकिस्तानियों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, इलीगली अपना कब्जा किया हुआ है, इसका एक पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको पीओके ने चाइना को दे दिया है। ठीक है, तो भारत इसके खिलाफ, इसके भी खिलाफ रहता है कि ये भी एक तरीके से इलीगली ट्रांसफर किया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई कब्जा है ही नहीं है, उन्होंने इलीगली इसके ऊपर अधिकार किया हुआ है, पीओके के ऊपर। ठीक है, और ये जो है, ये हमारा जो अपना कश्मीर है जिसके ऊपर के भारत ही शासन करता है, वो है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस प्रॉब्लम का ओवरव्यू। अब इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई? भाई एंशियंट टाइम से तो ऐसा है नहीं कि जब से दुनिया बनी, जब से धरती बनी, तभी से भारत और चीन लड़ रहे हैं, तभी से इनके बीच में समस्या है, तभी से अरुणाचल प्रदेश आ गया, अक्साई चीन आ गया और ये दोनों के दोनों देश आपस में लड़ जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ऐसा होता तो हमारे प्रभु श्री राम थे, श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने तो सब सारी समस्याओं को हल कर दिया होता, लेकिन उस समय से ऐसी समस्या है नहीं। तो इस समस्या की शुरुआत कैसे हुई, कहां से ये समस्या पैदा हुई और आज बढ़ते बढ़ते ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई है कि सॉल्व ही नहीं हो रही है। ठीक है, इतनी कोशिशें हो रही हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इंटरनेशनली कोशिश की जा रही है, इतने सारे डायलॉग्स हो रहे हैं इंटरनेशनली, इतने ज़्यादा फोरम बन चुके हैं, हर फोरम पे डिस्कशन चल रहा है इंडिया चाइना के रिलेशन का, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसी समस्या है ये? ठीक है, और भारत के लिए इसकी क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? ये जो भारत के लिए एक समस्या बन चुका है चीन के साथ संबंध, इसका क्या एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? इन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम समस्या की जड़ में जाते हैं। ठीक है, हमारी समस्या क्या है? चीन है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि मॉडर्न जो चाइना है, मॉडर्न चीन, जो आधुनिक चीन है, वो बना कैसे। ठीक, तो सबसे पहले इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, फिर जब मॉडर्न चीन बन जाएगा उसके बाद से फिर हम उसके संबंध जो भारत के साथ हैं उसको इवेल्युएट करना चालू करेंगे और ये देखेंगे कि ये समस्या यहां तक पहुंची कैसे। तो दोस्तों ये चाइनीज हिस्ट्री का टाइमलाइन है, जिसको चाइना की हिस्ट्री को बहुत गहराई से देखना है, समझना है, तो वो यहां से देखना चालू करे जब यहां पर जिया डायनेस्टी, ठीक है, ये राज करते थे अराउंड 2000 बीसी के आसपास। ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके कंटेम्परेरी माने जाते हैं।
ठीक है, यहाँ से चाइनीज जो सभ्यता है, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो हमको कोई चाइना के बारे में कोई एग्जाम देना नहीं ना, हमको चाइना की सिविल सर्विस है और चाइना की किसी गवर्नमेंट का एग्जाम देना है, तो हम इतनी डिटेल में इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, अगर आपका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। अब हम सीधे आते हैं अपने काम की डायनेस्टी पे, दैट इज किंग डायनेस्टी। ठीक है, ये जो किंग डायनेस्टी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये डायनेस्टी चाइना में रूल करती थी, उसी टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो इंडिया में आए और वो उसी टाइम पे वो ब्रिटिशर्स चाइना में भी गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात क्यों लेके आ गया बीच में, बात तो चाइनीज की चल रही है। तो दोस्तों आधी आग तो इन अंग्रेजों की लगाई हुई है। जो आज भारत और चीन के संबंध खराब हो रहे हैं, आधी आग यही लगा के गए और उसको आग को बुझा के नहीं गए, बल्कि सुलगता हुआ छोड़ गए और आज तक वो सुलग ही रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पर अंग्रेजों को लेकर आए। तो ये जो क्विंग डायनेस्टी थी, ठीक है, ये एक तरीके से हमारे मुगल्स की तरीके की थी, या मौर्यंस की तरह कह सकते हो आप, कि इसके जो शुरुआती राजा थे वो सबके सब बहुत ही ज्यादा प्रतापी, बहुत ही ज्यादा वीर, ब्रेव थे। ठीक है, तो उनके जब तक उन ब्रेव किंग्स ने वहां पर शासन किया, तब तक तो चाइना में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रही, बहुत ज्यादा धन धान्य संपदा रही। ठीक है, उसके बाद जो इनके लेटर किंग्स हुए वो सबके सब नकारे थे। ठीक है, उनके ऊपर फिर जो है एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो इनडायरेक्टली शासन करने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने अपना चाइना को, ब्रिटिशर्स ने अपनी एक सेमी कॉलोनी बना लिया एक तरीके से। ठीक है, कि राज तो भले ही वहां पे एक राजा का है, लेकिन जो असली शासन की बागडोर है वो अंग्रेजों के हाथ में। जिस तरीके से अपने यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे एक तरीके से, कि भले उस स्टेट में कहा जा रहा है कि उस राजा का शासन है, लेकिन जो सुप्रीमेसी है वो ब्रिटिशर्स की है। वही हाल लेटर जो किंग डायनेस्टी के किंग्स थे वहां पर, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, और ये सारा का सारा शुरुआत हुआ ओपियम वॉर से। फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1839 में। तो ओपियम वॉर के बाद एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी सेमी कॉलोनी बना ली चाइना में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कहानी हुई ये चली 1911 तक, 1911 तक। ठीक है दोस्तों, अब 1911 में क्या हुआ कि वहां पर एक रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन हुआ चाइना में। ठीक है, 1911 में, और ये किसके लीडरशिप में हुआ? सुन यात सेन की लीडरशिप में चाइना में 1911 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति आई। जैसे हमारे 1857 की क्रांति थी, वैसी ये क्रांति 1911 में चाइना में आई। और इस क्रांति के बाद हुआ ये कि जो किंग डायनेस्टी थी उसको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, और ये जो सुन यात सेन थे ये लेके आ गए वहां पर, इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया, एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दी। उन्होंने कहा कि अब यहां पर जो है कोई राजा का अधिकार नहीं होगा, बल्कि यहां पर अब एक कम्युनिज्म होगा। ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार चलेगी। ठीक, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद ये हुआ था कि ये एक सेमी कॉलोनी बन गई थी चाइना। ठीक है, 1911 में जो रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद किंग डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया और वहां पर जो है कम्युनिज्म आ गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि ये जो सुन यात सेन थे ये खुद ही उसके बाद एक तरीके से वहां के तानाशाह बन गए। ठीक है, लेकिन 1916 में फिर ये भी इनकी डेथ हो गई। अब इनकी जब डेथ हो गई तो कोई एक सेंट्रल पावर वहां पर बचा नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि जो जो प्रोविंसेस थे, जो स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस थे, वहां पर जो लोग शासन करते थे, जो वहां के एक तरीके से गवर्नर्स थे या किंग कह लीजिए, वो लोग जो थे वही बारी बारी से फिर चाइना के ऊपर अपना शासन करते थे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नर्स की पार्टी थी वो थी कुओमिंटांग। ये जो कुओमिंटांग पार्टी थी इसने सबसे ज्यादा शासन किया 1912 से लेके 1949 तक। ठीक है, और ये अपने आप को वहां की नेशनलिस्ट पार्टी कहते थे।
जो एक KMT पार्टी थी, ये अपने आप को वहां पे नेशनलिस्ट पार्टी कहती थी। ठीक है, अच्छा, ये जो 1911 से लेकर के 1949 तक का ड्यूरेशन है, इसमें वहां पे बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए। सिविल वॉर्स इसलिए हुए क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज बन चुकी थी, वहां पे स्ट्रॉन्ग पार्टीज बन चुकी थी, ये आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सिविल वॉर होते थे चाइना में। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सिविल वॉर है ये सेटल हुआ 1949 में। ठीक है दोस्तों, 1949 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक वहां की पार्टी थी, जिसके जो लीडर थे वो थे माओ जेदांग। माओ जेदांग ने क्या किया 1949 में, ये जो कुमिंतांग पार्टी थी, KMT जो पार्टी थी, इसको हरा दिया। ठीक है, और इसको हरा दिया, और ये जो है फोर्स हो गए ताइपाई, जो अभी ताइवान जिसको आप जानते हैं, ताइवान की जो राजधानी ताइपाई, वहां पर ये शिफ्ट हो गए। जो KMT पार्टी थी, ये सारी की सारी पार्टी कहां चली गई? ताइपाई में चली गई। और जो मेन लैंड चाइना था, उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ठीक है, तो जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, इस चीज को समझिए, यही लड़ाई है अभी वहां पर जो ताइवान और चाइना की है, इसके बारे में हम कभी दूसरी बार कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी KMT, ये पार्टी को 1949 के सिविल वॉर में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उन्होंने हरा दिया। तो दे वर फोर्स्ड टू मूव टू ताइपाई। ठीक है, ताइपाई इज द कैपिटल ऑफ करंट ताइवान। ठीक है, तो ये जो ताइवानीज हैं, ये अपने आप को रियल चाइनीज कहते हैं। ये कहते हैं कि जो चाइनीज सभ्यता है, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसके जो असली वंशज हैं वो हम लोग हैं। ठीक है ना, और जो मेन लैंड चाइना वाले हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है के लोग हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं, जो असली चाइनीज हैं वो हम लोग हैं। यही कंटेंशन अभी इन दोनों के बीच में चल रहा है, ताइवान और चाइना के बीच में। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हुआ क्या दोस्तों कि KMT को हरा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। तो 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेदांग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, जो करंट चाइना है, जिसको आज भी हम शॉर्ट फॉर्म में ही चाइना कहते हैं, जबकि उसका पूरा का पूरा जो नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, PRC है। ठीक है, इसको कई लोग कम्युनिस्ट चाइना भी कहते हैं, कई लोग रेड चाइना भी कहते हैं। तो इसकी जो मॉडर्न स्थापना हुई वो कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे मॉडर्न इंडिया की स्थापना हुई एक तरीके से, वो हुई 15 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मॉडर्न चाइना है, जो आधुनिक चाइना है, जिस रूप में चाइना को हम आज देख रहे हैं, उसकी जो स्थापना हुई, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो हुआ 1 अक्टूबर 1949 को। और किसने उसको इस्टेब्लिश किया, किसने उसकी स्थापना की? माओ जेदोंग ने। ठीक है, ये दोस्तों माओ जेदोंग है। ये तब की फोटो है जब इन्होंने KMT को हराने की घोषणा करी थी कि हमने KMT को हरा दिया है। और अब जो मेन लैंड चाइना है, जो ताइवान है दोस्तों, जो ताइपाई है, वो एक आइलैंड है। तो KMT को दे फोर्स KMT टू मूव टू ए आइलैंड, एंड दैट आइलैंड इज ताइपाई, ताइवान। ठीक है, और मेन लैंड चाइना पे किसका अधिकार हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मेन लैंड चाइना को क्या बना दिया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, और इसके लीडर कौन थे? माओ जेदांग थे। तो ये इस फोटो में आप देख सकते हैं माओ जेदांग को, और ये अनाउंस कर रहे हैं कि भैया अब जो है यहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मैं स्टैब्लिश कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडर्न चाइना की कहानी हो गई। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से हमने ब्रिटिशर से स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। ठीक है, तो एक तरीके से देखो तो मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न चाइना दोनों के दोनों कंटेम्परेरी हैं। कंटेम्परेरी मतलब साथ साथ ही चल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 1 अक्टूबर 1949 को चाइना की स्थापना हुई, तो दोनों साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके यहां से इनके संबंध कैसे हुए भाई? वो अब वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया, यहां पर जो है डेमोक्रेसी हो गई। तो अब यहां से इनके संबंध चलना चालू हुए। तो इनके संबंध यहां से चलना जो चालू हुए वो कैसे हुए, इसको देखते हैं। ठीक है,
तो पहले दोस्तों हम जरा शुरुआत का देखते हैं कि 1949 तक हमारे संबंध कैसे थे। ठीक है, अगर दोस्तों हम एंशियंट टाइम से ही इस चीज को एनालाइज करें तो एंशियंट टाइम से ही भारत और चाइना के संबंध अच्छे थे। ठीक है, आप सब लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य का। कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जिसका नाम था। तो इनकी जो किताब थी अर्थशास्त्र, इसमें 2-3 टर्म ऐसे मिलते हैं जैसे महाचीना, चीन अमसुका। ठीक है, तो इस वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इन शब्दों के मिलने का मतलब ये है कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। ठीक है, तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे थे। ठीक है, और आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में कई और इवन मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि कई बार चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया आए थे। ठीक है, और हर्षवर्धन ने तो कई ट्रैवलर्स को चाइना भी भेजा था। ठीक है, तो उस टाइम से ही हमारे संबंध चाइना के साथ अच्छे चलते हुए आ रहे थे। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं दोस्तों तो 1941 में जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम को चाइना में हेल्प करने के लिए भेजा था कि इनके जो घायल सैनिक हैं, घायल लोग हैं, उनको डॉक्टरी इलाज के लिए हम अपना एक डॉक्टरों की टीम भेज रहे हैं। और ये जो डॉक्टर की टीम्स थी, इसके जो लीडर थे वो थे डॉक्टर कोटनिस, ये फ्रीडम फाइटर थे डॉक्टर कोटनिस। डॉक्टर कोटनिस की लीडरशिप में एक डॉक्टर्स की टीम को आईएनसी ने चाइना भेजा था इनकी मदद करने के लिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि भारत का दिल कितना बड़ा है कि जब भारत के पास कुछ भी नहीं था तभी भी उन्होंने चाइना की हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को भेजा था। अगर ऐसे पड़ोसी के साथ चाइना कुछ गलत करता है तो इसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, चलो खैर ये तो मजाक की बात हो गई दोस्तों। तो 47 में जब अब एंशियंट और मिडिवल टाइम पे तो हमारे संबंध थे ही जो थे। ठीक है, फिर 47 में जब इंडिया आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ एक पीसफुल और कॉर्डियल रिलेशन चाहते थे। ठीक है, वो चाइना के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते थे। ठीक, तो जब 1 अक्टूबर 1949 को चाइना स्टैब्लिश हुआ तो इंडिया पहली कंट्री थी, पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसने कि चाइना को रिकॉग्नाइज किया, जिसने कि कहा कि ठीक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक कंट्री है जो कि हमारे पड़ोस में है। तो इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड चाइना इन 1949। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने सबसे पहले चाइना को रिकॉग्नाइज किया, सबसे पहला वो था देश था नॉन कम्युनिस्ट कंट्री। और इंडिया ने यूएन में चाइना की जो मेंबरशिप थी उसको भी इंडोर्स किया, उसको भी कहा कि भाई चाइना जो है बहुत बड़ा देश है तो इसको यूएन का मेंबर आप बनाइए। ठीक है, और कई एक बुक में तो ये भी लिखा गया है कि उस टाइम पे पंडित नेहरू ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चाइना के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये दुनिया का 3rd ताकतवर देश बन सकता है। 1949 की जो सिचुएशन थी उसमें सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रसिया थे, तो पंडित नेहरू ने यह कहा था कि चाइना जो है वो तीसरा सबसे ताकतवर देश बनेगा। ठीक है, तो पंडित नेहरू चाइना के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा शुरुआत में दोस्तों चाइना भी यही ढोंग कर रहा था। चाइना, हम लोग तो जेन्युइनली उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बना रहे थे, लेकिन शुरुआत में यानी कि 1949 से 1959 तक, ठीक है, चाइना ने यह ढोंग किया है कि संबंधों को अच्छा बनाते हैं, संबंधों को अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि ये तो जो है पीठ में चाकू घोंपने वाला काम कर रहा था चाइना। ठीक है, उसके बारे में खैर हम अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब दोस्तों हुआ क्या कि 1954 को पंचशील ईयर कहा जाता है। पंचशील क्या है? पंचशील एक प्रिंसिपल है। ये पंचशील प्रिंसिपल को बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने पंचशील जो प्रिंसिपल बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भारत की विदेश नीति होगी, वो लार्जली इसी पंचशील सिद्धांतों के ऊपर, इन्हीं पंचशील प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो ये पंचशील जो प्रिंसिपल्स थे ये 5 पॉइंट्स थे, 5 प्रिंसिपल थे, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऐसे थे कि भाई जियो और जीने दो, तुम खुद पीसफुली रहो और हम भी खुद पीसफुली रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचशील सिद्धांत थे ये सबसे पहले जिसके साथ कोडिफाई हुए, जिसके साथ पंचशील ट्रीटी हुई, वो चाइना ही था। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील ट्रीटी हुई। पंचशील क्या है? पंचशील 5 पॉइंट फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है, 5 पॉइंट्स ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, और ये जो 5 पॉइंट्स थे ये क्या क्या थे? ये एक तो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि भाई हम लोग जो है दोनों के दोनों दोनों कंट्रीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। एक था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन कि ना तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे कभी, ना तुम हमारी बाउंड्री के ऊपर कभी एग्रेसिव होगे, ना हम तुम्हारी के ऊपर कभी होंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस कि एक दूसरे के जो इंटरनल मामले हैं उसमें ना मैं कभी इंटरफेयर करूंगा ना तुम कभी इंटरफेयर करना। ठीक है, और ये था इनका कि हम दोनों के दोनों इक्वालिटी और म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे और पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पांचों सिद्धांतों का जो एक आप समरी निकालिए, कंक्लूजन निकालिए, तो वो वही था कि भैया जियो और जीने दो, ना मैं तुमको परेशान करूंगा ना तुम मुझे परेशान करो। तो ये जो ट्रीटी थी ये सबसे पहले साइन किया इंडिया ने चाइना के साथ 1954 में। ठीक है, यहां तक चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। यहां तक अभी तक केवल एक बार प्रॉब्लम हुई थी, वो हुई थी 1950 में। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो पाई थी। चलिए, तो मैंने आपको बताया 1954 तक पंचशील ट्रीटी पे साइन वाइन हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब यहां से दोस्तों कहानी में आता है ट्विस्ट। ठीक है, कहानी के ट्विस्ट की शुरुआत कहां से हुई? कहानी के ट्विस्ट की शुरुआत हुई तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत जो है, चाइना कहता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट था और तिब्बत उस टाइम तक एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, ऑटोनॉमस स्टेट था, जिसके ऊपर की चाइना को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई तो इन्होंने क्या किया कि 1950 में तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक करके तिब्बत के ऊपर कर लिया कब्जा। तो 1950 में पंडित नेहरू ने चाइना के इस मूव की आलोचना करी और यह कहा कि तिब्बत के ऊपर इनको अटैक नहीं करना चाहिए था, बल्कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस बॉडी है तो उसको ऑटोनॉमस बॉडी रहने देना चाहिए था। तो सबसे पहले तो इसी बात पे चाइना और माओ जेडोंग जो थे इनकी भौहें तन गई और इन्होंने ये बोला कि पंडित नेहरू या इंडिया के किसी भी लीडर को चाइना के इंटरनल मैटर में बात नहीं करनी चाहिए, चाइना के इंटरनल मैटर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो भारत ने कहा कि भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तिब्बत तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम तो उसके ऊपर जबरदस्ती अटैक करके अपना इंटरनल मैटर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और चाइना का, और यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा होता चला गया कि आज तक ये संभल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। 1912 में, यानी कि जब वो रिवॉल्यूशन हुआ था 1911 में, जब क्विंग डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था चाइना से, उसके बाद से ही जो तिब्बत था वो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम कर रहा था। ठीक है, उसके ऊपर चाइना का कोई अधिकार नहीं था। चाइना की जितनी भी उस टाइम पे गवर्नमेंट चल रही थी, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, उन सबका तिब्बत के ऊपर कोई अधिकार नहीं था, बल्कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस स्टेट था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। ठीक है, लेकिन 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुई तो इनकी जो पीपल्स आर्मी थी उन्होंने तिब्बत के ऊपर अटैक करके तिब्बत को कहा कि ये हमारा ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन ये चाइना का रीजन है, चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है, और इन्होंने कहा कि टार है ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो
पहले तो 1949 में इन्होंने खाली घोषणा करी कि ये है चाइना का रीजन, लेकिन हम चलो इसको ऑटोनोमस रीजन रहने देंगे तिब्बत को। लेकिन 1950 में इन्होंने क्या किया कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी, इन्होंने तिब्बत के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जिसका कि इंडिया ने विरोध किया। ठीक है। अच्छा, तिब्बत के ऊपर जो रूल करते थे वो दलाई लामा करते थे। ठीक है। दलाई लामा वहां जो थे वहां के धर्मगुरु भी माने जाते थे और वही वहां पे राज्य भी करते थे। तो 1951 तक तो उन्होंने ही राज्य किया, लेकिन 1951 में मतलब इनके कब्जा करने के 1 साल के बाद तक दलाई लामा ही वहां पे राज्य करते थे, वही तिब्बत को गवर्न करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दलाई लामा को वहां के सरकार से निकाल दिया, और वहां की जो सरकार, वहां की जो गवर्नमेंट की बागडोर थी वो भी उन्होंने अपने हाथों में ले ली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। ठीक है। तो अच्छा, इस चीज को ना जो तिब्बती लोग हैं या जो थर्ड पार्टी हैं जो कि चाइना के इस मूव को ऑब्जर्व करते हैं तिब्बत में, ये इसको कल्चरल जीनोसाइड कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आता भी है दोस्तों कि कल्चरल जीनोसाइड कहां हुआ था। तो कल्चरल जीनोसाइड जो है वो कई लोग कहते हैं कि चाइना ने तिब्बत में किया था। ठीक है। ये कल्चरल जीनोसाइड क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी। आज जो टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर चलते हैं। ये कल्चरल जीनोसाइड बेसिकली इसलिए कहते हैं कि हम जो है दूसरे एथनिक ग्रुप के हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, इसी वजह से चाइना जो है वो हमारे ऊपर ऐसे कब्जा कर रहा है, फोर्सफुली कब्जा कर रहा है। और उसके बाद जो तिब्बत है वहां पर जो दूसरे चाइनीज लोग हैं उनको तिब्बत में वो रेजिडेंस बना रहा है तिब्बत का, उनको तिब्बत में बसा रहा है चाइना। ठीक है। ये आरोप लगाते हैं जो तिब्बती लोग हैं चाइना के ऊपर। तो इस वजह से इसको एक कल्चरल जीनोसाइड कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे कल्चर को ये खत्म करना चाहते हैं चाइना वाले। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 1950 में जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो 1959 में जो तिब्बतीज थे इन्होंने चाइना के खिलाफ तिब्बत में क्रांति कर दी, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। एक अपराइजिंग हुई 1959 में, तिब्बतीज ने क्रांति कर दी। लेकिन चाइनीज ने इनकी उस क्रांति को, उनकी इस अपराइजिंग को बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही बर्बरतापूर्वक, बहुत ही गंदे तरीके से इनको दबा दिया, इनकी क्रांति को वहां पर खत्म कर दिया। ठीक है। तो जो और जिसकी लीडरशिप में ये क्रांति हुई थी, 14th दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा थे जिनकी लीडरशिप में क्रांति हुई थी, वो सब के सब भाग के इंडिया में आ गए। इंडिया में कहाँ आए? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, क्योंकि वही तिब्बत के उस टाइम पे उनके सबसे ज्यादा नजदीक था। तो वो लोग सबके सब भाग के आ गए धर्मशाला। धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, आप लोगों ने सुना होगा, क्रिकेट स्टेडियम भी है वहां पे धर्मशाला में, कई बार मैचेस भी होते रहते हैं। तो ये जब धर्मशाला में भाग के चले आए तो इन्होंने भारत की सरकार से, जो उस समय की सरकार थी पंडित नेहरू से, उनसे शरण मांगा। ठीक है। अच्छा, पंडित नेहरू का दिल बड़ा, प्लस हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि भैया कोई शरणागत हो, अगर कोई हमारी शरण में आए तो उसको शरण दो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो दलाई लामा आए थे और इनके साथ इनके जितने भी अनुयायी आए थे, इनके जितने भी शिष्य आए थे, इनके जितने भी चेले चपाटे आए थे, सबको धर्मशाला में इन्होंने जगह दे दी, सबको शरण दे दिया। इस चीज से चाइना जो है बहुत ज्यादा इंडिया से खफा हो गया। जो माओ जिदांग थे वो बहुत ज्यादा खफा हो गए। ठीक है। कि तुम ये कहने लगे कि जो दलाई लामा है ये सेपरेटिस्ट है चाइना के लिए, यानी कि ये चाइना के टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये तिब्बत को अपना पार्ट मानते थे और वो दलाई लामा कहते थे कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ये दलाई लामा को सेपरेटिस्ट कहते थे। तो चाइना ने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया कि तुमने हमारे सेपरेटिस्ट को अपने यहां शरण दी है। ठीक है। तो चाइना इस वजह से इंडिया से, यहां से फिर जो है ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना जो कि आगे बड़ा होता चला गया। ठीक है। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट था जो 1959 में हुआ। 1950 में जब चाइना ने अटैक किया था तिब्बत में, तब भारत ने उस चीज का विरोध किया था, उसके बारे में कहा था कि ये गलत है। तब तो फिर संबंध सुधर गए थे। फिर 1954 में जो है वो 1954 में ट्रीटी साइन हो गई पंचशील की। लेकिन जो 1959 में हुआ, जो इनको शरण दे दी दलाई लामा को और उनके अनुयायियों को धर्मशाला में, इसकी वजह से चाइना जो है वो इंडिया से बहुत ज्यादा खफा हो गया और अब वो इंडिया से लड़ने के तरीके ढूंढने लग गया।
ठीक है दोस्तों, तो यहां से शुरुआत हुई इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा मैं आपको पहले एक बात और बता देता हूं कि भले ही 50s में अब तक, अर्ली 50s में अब तक भले ही भारत चाइना के साथ अपने कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहता हो, लेकिन चाइना के मन में यहीं से पाप था। ठीक है, और वो 1957 में एक सैटेलाइट इमेज आई थी जिसमें कि जो लद्दाख रीजन है भारत का, उसमें चाइना तिब्बत से लद्दाख एक सड़क बना रहा था, जबकि वो जो लद्दाख रीजन था वो उस समय इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, तो चाइना के मन में पहले से ही खोट था, लेकिन जो इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे दिया उसकी वजह से वो खुल के फिर इंडिया के खिलाफ आ गए। ठीक है, अब खिलाफ आए तो उन्होंने किया क्या? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो 14 दलाई लामा थे वो आ गए धर्मशाला में। धर्मशाला में एक जगह है, छोटा सा सबर्ब है मैक्लोडगंज, यहां पर इनको इंडिया ने जगह दी। ठीक है, और यहां पर इनके रहने के लिए घर वर भी बनाया, इनको जो दलाई लामा थे इनको एक स्पिरिचुअल स्टेटस भी दिया। ठीक है, और इनके जो रिफ्यूजीज थे इनको सारी सुख सुविधाएं उस समय की भारत सरकार ने प्रदान की, जिसकी कि इंटरनेशनली लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ाई करी। लेकिन चाइना ने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया कि जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं उनको आप क्या कर रहे हो, उनको आप एसाइलम दे रहे हो, उनको आप शरण दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जब 1959 में ये हो गया तो चाइना जो है वो इंडिया के साथ लड़ाई करने के अब मौके ढूंढने लग गया। ठीक है, अब जब मौके ढूंढने लग गया तो यहां से शुरुआत हुई इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट की। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या? अब मैं पहले आपको बाउंड्री डिस्प्यूट की जो कहानी है वो आपको समझा देता हूं। इंडिया और चाइना, ठीक है, ये लगभग 3800 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करते हैं, 3812 किलोमीटर की बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। और इनकी जो बाउंड्री है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वेस्टर्न रीजन जिसमें कि ये लद्दाख वाला रीजन आता है। ठीक है दोस्तों, एक सेंट्रल रीजन जिसमें कि हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन आता है, और एक ईस्टर्न रीजन जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का रीजन आता है। तो जो सिनो इंडियन बॉर्डर है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 4 स्टेट्स हैं जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में आते हैं। इंडिया के 4 स्टेट्स हैं जो कि चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कहां पर है? वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में। ठीक है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो कि पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट था जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो गया, जो कि उसका पार्ट था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये कहां पर है? वेस्टर्न सेक्टर में। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ये बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। ठीक है, और हम इस पूरी की पूरी बाउंड्री को कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 सेक्टर में, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या क्या है, कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। ये याद रखना कि 1959 से प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, फिर ये बताऊंगा कि 1959 में चाइना ने किया क्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो वेस्टर्न रीजन में आ जाते हैं। ये जो वेस्टर्न रीजन की बाउंड्री है ये लगभग 2152 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और चाइना का एक स्टेट है जिनजियांग। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, यानी कि ये यहां पर जो चाइना चलता है यहां पर कौन सा इनका स्टेट है? जिनजियांग। तो लद्दाख और जिनजियांग यहां पर बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये यहां पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है लद्दाख का अक्साई चीन। ये जो अक्साई चीन है इसको इंडिया तो कहता है कि कश्मीर का हिस्सा है, और चाइना कहता है कि ये हमारा पार्ट है, ये कहता है कि ये जिनजियांग का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया बना कब? ये भैया आग जो लगा के गए, ये वाले एरिया का आग लगा के गए ब्रिटिशर्स। वैसे तो पूरा ही आग ब्रिटिशर्स का लगाया हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये आग भी ब्रिटिशर्स ही लगा के गए, ठीक है। कैसे लगा के गए सुनिए। इन्होंने क्या किया कि 1865 और उसके बाद फिर दो बाउंड्रीज बनाई, दो बाउंड्री लाइंस बनाई। एक को कहते हैं जॉनसन्स लाइन और एक को कहते हैं मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। अब ये जॉनसन्स और मैकडोनल्ड लाइन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन आपको दिख रही है ये जो है जॉनसन्स लाइन, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1865 में, ठीक। और ये कहा था कि यहां तक जो है ये इंडिया का पार्ट होगा और उसके बाद फिर इसके आगे होगा चाइना। ये 1865 में बनाया, ठीक है। और ये जो अक्साई चीन वाला जो ये रीजन है इसको इन्होंने जम्मू कश्मीर का पार्ट बताया, ठीक है। लेकिन 1893 में इन्होंने एक दूसरी लाइन बनाई, मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। अब ये मैकडोनल्ड लाइन ये ग्रीन वाली है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये मैकडोनल्ड लाइन है, ठीक है। तो 1893 में इन्होंने कहा कि भैया ये होगी असली लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने अक्साई चीन का अधिकतर पार्ट चाइना के पास दे दिया, ठीक है। अच्छा, इस वाले को तो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हम इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं। लेकिन ये वाली जो मैकडोनल्ड लाइन थी इसको ना तो इन्होंने रिजेक्ट किया और ना इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ब्रिटिशर्स ने माना कि जब ये कुछ बोल नहीं रहे हैं तो दैट मीन्स कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम, तो भैया इसको मतलब कि इन्होंने इस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने तो इसी लाइन को माना, ये जो जॉनसन लाइन था, और ये कहा कि जो ये अक्साई चीन है ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इन्होंने कभी भी 1959 से पहले तक इसके बारे में बहुत ज्यादा लड़ाई इंडिया के साथ नहीं करी थी। लेकिन उनके मन में ये चीज थी, इसी वजह से जब 1957 में एक सैटेलाइट इमेज सरफेस हुई तो उसमें जो तिब्बत वाला रीजन था, यहां से लेकर के तिब्बत के रीजन से ये लद्दाख तक एक सड़क बना रहे थे, जो कि इंडिया को पता चल गया था, ठीक है। खैर वो बात तो उस टाइम पे उसके ऊपर डायलॉग चल ही रहा था। लेकिन 1959 में जब ये दलाई लामा वाला काम हो गया तो इंडिया ने कहा कि हम इस चीज को नहीं मान रहे, ये जो जॉनसन लाइन वाली कहानी है हम इसको नहीं मानेंगे। बल्कि इन्होंने फिर अपनी एक लाइन दे दी, और ये जो ग्रीन वाली लाइन आप लोग देख रहे हो, ग्रीन वाली नहीं, ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो हल्की हल्की रेड वाली लाइन है, इन्होंने कहा कि हम जो असली बाउंड्री मानते हैं 1959 में, उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं, ठीक है, इस लाइन को मानते हैं इन्होंने कहा, ठीक। तो इंडिया ने कहा कि भाई इस लाइन का तो कोई बेसिस ही नहीं है। तो ये जो है फिर अपनी हिस्ट्री का हवाला देने लग गए कि हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंस है कि हम यहां तक हम चाइना का पार्ट था, ठीक है। तो यहां से फिर बात जो है वो गर्मा गर्मी पे चालू हुई, ठीक। तो दोस्तों जो 1962 की लड़ाई हुई थी उसमें चाइनीज यहां तक आ भी गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर चाइना, जब वो लड़ाई खत्म हुई, जब सीज फायर हुआ, तो यहां से लौट के ये जो ग्रीन वाली, ये जो ब्लू वाली लाइन है, चाइनीज फिर यहां पे लौट के गए। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इस टाइम पे LAC है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इस टाइम पे एक टेम्परेरी बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये अक्साई चीन वाली कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके आगे फिर कैसे कैसे आगे फ्यूचर में इस लाइन के आसपास भी कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसको हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका एक बेसिक बता रहा हूं कि जो 3 रीजन में हमने डिवाइड किया है, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न, इसमें लड़ाई क्या है। तो वेस्टर्न रीजन में लड़ाई किसकी है, अक्साई चीन की। अक्साई चीन में क्या लड़ाई है कि चाइना इसको अपना बॉर्डर मानता है, ठीक है, और इंडिया इसको अपना बॉर्डर मानता है, ठीक है। और फिलहाल जो 1962 की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो टेम्परेरी बॉर्डर है वो ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। तो अब चाइनीज बार बार इधर आने की कोशिश करते हैं और इंडिया कहता है कि भैया उधर जाओ और हमको यहां तक का पूरा रीजन दो, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न की कहानी, ठीक है। अब जो मिडिल सेक्टर है जिसको हम सेंट्रल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ये लगभग 625 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास
वो पूरी की पूरी बाउंड्री है। ये जो है पीसफुल एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, और यहाँ पर मैप शेयर्स करके इंडिया और चाइना की जो अथॉरिटीज हैं वो आपस में बातचीत करती रहती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है मिडिल सेक्टर जो है, जो सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि वो पार्ट जो कि हिमाचल और उत्तराखंड एक दूसरे इसके चाइना के साथ शेयर करते हैं, वो पीसफुल एरिया है। ठीक है, इसके बाद आता है ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको जरा ईस्टर्न सेक्टर की कहानी बता देता हूं, पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। ये जो ईस्टर्न सेक्टर है ये 1140 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न सेक्टर है ये खत्म कहां पर होता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें जहां पर तिब्बत, इंडिया और म्यांमार इनकी बाउंड्री मिलती है, एक ट्राई जंक्शन है। ठीक है, जहां पर तिब्बत, इंडिया और म्यांमार, तिब्बत यानी कि आप एक तरीके से चाइना ही कह लीजिए, तिब्बत, इंडिया और म्यांमार की एक बाउंड्री मिलती है एकदम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कोने में, वहां तक ये बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, वो इसकी ईस्टर्न लिमिट है। ठीक है, वहां पर एक तालू पास है, तो तालू पास जो है ये ईस्टर्न लिमिट है ईस्टर्न सेक्टर की। ठीक है, इस बाउंड्री को अंग्रेजों ने बनाया और इसको कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लाइन, क्योंकि मैकमोहन जो थे एक ब्रिटिश थे जिन्होंने कि इस बाउंड्री को बनाया था। ठीक है, अब ये मैकमोहन लाइन की कहानी क्या है ये सुनिए दोस्तों। 1914 में 1914 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला समझौता। ठीक है, वो किस किस के बीच में हुआ था, वो हुआ था ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ था ये इंडिया और तिब्बत, ठीक है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए ही हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस मीटिंग को चाइना बीच में ही छोड़ के चला गया, एग्री नहीं हुआ 1914 में। ठीक है, तो इस ट्रीटी को साइन किया तिब्बत और इंडिया ने, और इन्होंने साइन करके जो मैकमोहन लाइन थी उसको ऑफिशियल बाउंड्री बना दी तिब्बत और इंडिया के बीच में, मैकमोहन लाइन को। ठीक है, लेकिन 1959 में चाइना ये कहने लग गया कि तिब्बत के पास शिमला समझौते में, शिमला कॉन्फ्रेंस में साइन करने का कोई अधिकार ही नहीं था। क्यों नहीं था? चाइना ये कहता है क्योंकि तिब्बत होता कौन है, वो तो हमारा पार्ट था और हमने उसको कभी ये अधिकार दिया नहीं कि वो हमारे बिहाफ पे जाके शिमला समझौते में साइन करके आ जाए। तो चाइना ये आर्ग्यूमेंट देने लग गया और इस आर्ग्यूमेंट को देते हुए उन्होंने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और ये कहा कि ये जो मैकमोहन लाइन है इसको हम नहीं मानते हैं। अच्छा, अब नहीं मानते हैं मैकमोहन लाइन को, तो फिर चाइना ये कहने लग गया कि अब देखियो ये जो है मैकमोहन ने जो बाउंड्री बनाई वो ये बनाई। ठीक है, मैकमोहन लाइन ये है जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश को क्या क्या कहा गया कि वो भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये तिब्बत है दोस्तों, ये पूरा का पूरा तिब्बत है। तो 1914 के शिमला समझौते में इस लाइन के लिए, इस लाइन को बाउंड्री बनाने का जो साइन किया वो किसने किया? तिब्बत ने किया और इंडिया ने किया। लेकिन चाइना ये कहने लगे कि तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, तो तिब्बत ने चाइना के बिहाफ पे साइन कैसे कर दिया, हमने तो इसको ऑथराइज किया नहीं था। ये बात इन्होंने कही 1959 में, और ये बात कह के इन्होंने ये जो मैकमोहन लाइन थी इसको मानने से इनकार कर दिया, मतलब जबरदस्ती की कहानी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो लाइन है इसको हम मानेंगे नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है। ठीक है, और इसको इन्होंने नया नाम दे दिया सदर्न तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को, और मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्प्यूट बताया कि ये डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में फिर आगे क्या क्या हुआ, कैसे 1962 की लड़ाई हुई। ठीक है, ये डिस्प्यूट बता दिया, अक्साई चीन का डिस्प्यूट है मेन, और इधर अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है। ठीक है, अब ये डिस्प्यूट इतना आगे कैसे बढ़ा कि 1962 का वॉर हुआ, फिर 1967 में वॉर हुआ इंडिया चाइना का, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। फिर 1975 में फिर से एक बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर कैसे राजीव गांधी ने 1988 में और 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने कैसे एक बार जो संबंध है उनको ठीक करने की कोशिश की। ये जो सारी की सारी कहानी है ये हम आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर को वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।
अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो इंडिया चाइना का इतिहास, कैसे इनका कॉपरेशन पहले चालू हुआ, कैसे इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद फिर क्या इनके बाउंड्री के डिस्प्यूट है, ये चीजें मैंने आपको आज बता दी है। कल 62 के वॉर से कैसे 62 का वॉर हुआ, क्या उसकी भूमिका थी, क्या उसका बैकग्राउंड था, कैसे चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और उसके बाद की फिर क्या कहानी है, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये सारे के सारे जो करंट टॉपिक्स हैं और जितने भी मैं सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको बना के दे रहा हूं, ये टाइमली आपके पास पहुंचते रहे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक ये वीडियो लेक्चर्स ये सब पहुंचते रहें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।